जब एक औरत अपनी ही अतीत से लड़ते लड़ते थक जाती है और एक आदमी लालच में अंधा हो जाता है, तो एक ऐसा अंजाम सामने आता है जो सिर्फ मौत लेकर आता है। ये कहानी है पूजा की, जिसने पहले पति की प्रताड़ना झेली, फिर जेल काटी, और जब उसे लगा कि जिंदगी अब संभल रही है, तभी उसके अपने ही पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। आज की हमारी पहली घटना लखनऊ की है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारी YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ढलती शाम की फीकी रोशनी में दुबगा सब्जी मंडी की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। उसी शोरगुल के बीच अपनी दुकान के कोने में बैठा राजू गुप्ता आज बिल्कुल अलग दिख रहा था। चुप, बुझा हुआ और भीतर से टूटा हुआ। उसका करीबी साथी अनीश कई मिनट से उसे देख रहा था। आखिर उसने चुप्पी तोड़ी। क्या बात है भाईजान, आज तो चेहरे से ही लग रहा है कि कुछ बड़ा झंझट है। दुकान का काम ठीक नहीं चला क्या? राजू ने हल्की सी नजर उठाई, फिर तुरंत नीचे कर ली। काम धंधे का कोई मसला नहीं है, लेकिन जो है वो उससे भी ज्यादा भारी है। उसने धीमी आवाज में कहा। अनीस थोड़ा और पास खिसक आया। तो फिर बताओ भी, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है? मुझसे भी छुपाओगे? राजू ने गहरी सांस ली, जैसी दिल का बोझ शब्दों में ढालना मुश्किल हो रहा हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें ना कह सकती हैं और ना सह सकती हैं। बस समझ लो कि अब हालत काबू से बाहर जा रही है। अनीस अब पूरी तरह गंभीर हो गया। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे बताया भी नहीं। आखिर मामला क्या है? कुछ पल खामोशी रही, फिर राजू ने जैसी हार मानती हुई कहा कि ये रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब जब हालात ऐसे हो गए हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? राजू की आंखों में झुंझलाहट और लाचारी साफ झलक रही थी। उसने ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, यार ताने मत मारो, अगर कोई रास्ता है तो बताओ, मैं सच में फंस चुका हूं। अनीस हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से सब पता हो। पूजा की बातें सुन सुनकर मैं भी परेशान हो गया हूं। जब तुमने खुद ही उससे शादी की थी, वो भी ये जानते हुए कि वो पहले से शादीशुदा है, तो अब भुगतना भी तुम्हीं ही पड़ेगा। सच कहूं, तुम्हें उसकी खूबसूरती ने अंधा कर दिया था। तुमने उसके बारे में ठीक से कुछ जानने की कोशिश ही नहीं की। राजू ने खींचते हुए कहा, बस करो यार, जले पर नमक मत छिड़को, कोई काम की बात बताओ। अनीस ने कंधे उचकाए और सहज अंदाज में बोला, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो सकता है। लेकिन पहले कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, फिर आराम से बैठकर सोचते हैं, वरना मैं चलता हूं। राजू ने तुरंत हामी भरी, नहीं बैठो, आज बात अधूरी नहीं छोड़नी, मैं अभी सब मंगवाता हूं। उसने नीचे खड़े राजेश को आवाज दी और पैसे थमाते हुए कहा, एक ब्लैक हॉर्स पावर विस्की की बोतल ले आओ और सामने से गर्म पकौड़ियां भी। कुछ ही देर में सब सामान आ गया। दोनों दुकान के पीछे बनी कमरे में चले गए। धीरे धीरे शराब का असर बढ़ने लगा और माहौल थोड़ा हल्का हुआ। तेज करते हुए पूछा, अब साफ साफ बताओ, तुम्हारी असली परेशानी क्या है और तुम आखिर चाहते क्या हो? उसने अपने साथी राजेश को बुलाया, बची हुई विस्की की बोतल उसके हाथ में थमाई और सख्त लहजे में कहा कि बाहर आरत की दुकान पर जाकर बैठो। साथ ही ये भी हिदायत दी कि जब तक वो खुद वापस ना आ जाए, किसी भी व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत ना दी जाए। राजेश के जाते ही कमरे में सिर्फ राजू और अनीस रह गए। कुछ पल तक राजू चुप बैठा रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला कि उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना चल रही है, जिसे वो अब अनीस के साथ साझा करना चाहता है। अनीस ने बिना झिझक हामी भर दी और भरोसा दिलाया कि वो हर हाल में उसका साथ देगा। राजी ने अपनी बात शुरू करने से पहले अनीस से कसम ली कि ये राज किसी तीसरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा। अनीस ने उसका हाथ थामकर उसे भरोसा दिलाया। इसके बाद राजू धीरे धीरे अपनी पूरी योजना उसके कान में बताने लगा। जैसी जैसी वो बोलता गया, अनीस की चेहरे के भाव बदलते गए और अंत में उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। वो हैरान भी था और प्रभावित भी। उसने माना कि इतनी चालाकी भरी सोच उसके दिमाग में कभी आई ही नहीं थी। राजू ने साफ कहा कि इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसे अनीस का पूरा सहयोग चाहिए। अनीस ने बिना देर किए हामी भर दी, लेकिन साथ ही सुझाव दिया कि बाकी साथियों को भी विश्वास में लेना जरूरी होगा। इस पर राजू ने आत्मविश्वास से कहा कि पैसों का लालच उन्हें अपने आप साथ खींच लाएगा। योजना के तहत शकील, राजेश और सर्वेश को भी इस खेल में शामिल कर लिया गया। पूरी गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी अनीश को सौंपी गई। सब कुछ बहुत सोच समझकर तय किया गया था। इस पूरे षड्यंत्र की कड़ी जुड़ी थी
पूजा और सोनिया से। सोनिया जो राजू की अपनी बेटी थी, रामप्रकाश के हॉस्टल में काम करती थी और वहीं रहती थी। दूसरी ओर पूजा जो राजू की दूसरी पत्नी थी, एक किराए के मकान में अलग रह रहा था। 31 अक्टूबर 2025 की सुबह करीब 10 बजे राजू सोनिया को अपने साथ लेकर नाव सिनेमा के पास पहुंचा, जहां पहले से पूजा मौजूद थी। वहां तीनों की मुलाकात हुई। कुछ देर साथ बिताने के बाद सोनिया वापस अपने हॉस्टल लौट गई, जबकि राजू और पूजा वहां से अलग अलग अपने घरों के लिए निकल पड़े। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य पति पत्नी का रिश्ता लगता था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वर्षों से चल रही कड़वाहट ने इस रिश्ते को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पूजा अपने पति से अलग किराए की एक मकान में रहने लगी थी। 3 नवंबर 2025 की सुबह लखनऊ के माल थाना क्षेत्र की बशरी गांव में रहने वाले किसान राजपाल अपने खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। खेत में काम शुरू ही किया था कि अचानक उन्हें पास की झाड़ियों से अजीब सी तेज बदबू आने लगी। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब दुर्गंध असहनीय। मृतका की पहचान, इसके लिए आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ शुरू की गई। कुछ ही देर में एक अहम जानकारी सामने आई। लोगों ने बताया कि ये महिला अक्सर दुबग्गा सब्जी मंडी में दिखाई देती थी और वहीं सब्जी का काम करती थी। इस सुराग के आधार पर पुलिस सीधे सब्जी मंडी पहुंची और वहां के आड़ती राजू गुप्ता से पूछताछ की। पुलिस ने उसे शव की तस्वीर दिखाई। उसी समय वहां पूजा की बेटी सोनिया भी मौजूद थी। जैसे ही उसकी नजर तस्वीर पर पड़ी, वो सिहर उठी। सैंडल, बिछुए और चेहरे को पहचानते हुए उसने तुरंत कहा, "ये मेरी मां पूजा है।" मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे रिश्तों की जाल में छिपे सच सामने आने लगे। पुलिस के सामने जब सोनिया आई तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मां की मौत के लिए सीधे तौर पर राजू गुप्ता को जिम्मेदार ठहराया। उसने स्पष्ट कहा कि राजू गुप्ता उसका सगा पिता नहीं बल्कि सौतेला पिता है और वही उसकी मां की मौत का कारण बना है। सोनिया ने अपनी शिकायत लिखित रूप में दी। उसमें उसने बताया कि वो अपनी मां से अलग रहकर एक गर्ल्स हॉस्टल में काम करती है। उसकी मां पूजा समय समय पर उससे मिलने आया करती थी। पूजा लखनऊ की सीता विहार कॉलोनी में किराए के मकान में अकेली रहती थी। पूछताछ के दौरान सोनिया ने अपनी मां के अतीत के बारे में भी कई अहम बातें बताई। उसने कहा कि उसकी मां मूल रूप से सीतापुर जिले के असुबा गांव की रहने वाली थी। पूजा की पहली शादी सुरेश नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो सोनिया के असली पिता है। लेकिन पति पत्नी के बीच बढ़ते विवादों के कारण पूजा ने वो रिश्ता छोड़ दिया और लखनऊ आ गई। लखनऊ में उसने दुबग्गा सब्जी मंडी में एक आड़त पर काम करना शुरू किया। वहीं उसकी मुलाकात राजू गुप्ता से हुई, जिसकी खुद की भी आड़त थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और इस अपराध में वो अकेला नहीं था। राजू गुप्ता ने पुलिस को बताया कि इस साजिश में मोहम्मद शकील, सर्वेश, राजेश कुमार और अनीस भी उसके साथ शामिल थे। इसी बीच पुलिस को पूजा का मोबाइल फोन भी मिला, जिसकी कॉल डिटेल्स ने मामले को और मजबूत कर दिया। उन रिकॉर्ड से राजू और पूजा के बीच लगातार बातचीत के प्रमाण मिले, जो इस साजिश की कड़ियों को जोड़ने के लिए काफी थे। पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद जब पूरे मामले की परतें खुलीं, तो सामने आया कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि उलझे हुए रिश्तों, अविश्वास और लालच की कहानी थी, जो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के छोटे से गांव सदना में रहने वाली पूजा की शादी करीब 15 साल पहले सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार असुवामू गांव के सुरेश से हुई थी। शादी के बाद ही पूजा को एहसास हो गया था कि उसका पति शराब का बुरी तरह आदी है। जो भी कमाई होती वो घर चलाने की बजाय शराब और आवारागर्दी में उड़ा देता था। शुरुआत के 2 साल पूजा ने किसी तरह अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश की। वो गांव में मेहनत मजदूरी करती, खेती बाड़ी में हाथ बटाती और घर चलाने की जिम्मेदारी निभाती रही। इसी दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम सोनिया रखा गया। लेकिन पति के साथ रोज रोज की झगड़े और मारपीट ने उसे अंदर से तोड़ दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि पूजा ने सुरेश से अलग रहकर अपना जीवन बिताने का फैसला कर लिया। इसी बीच एक और मुसीबत आई। सुरेश टीबी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। तमाम परेशानियों के बावजूद पूजा ने उसका इलाज करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इलाज के बाद सुरेश कुछ समय के लिए सुधर गया, लेकिन जल्द ही वो फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट आया। अब वो रोज पूजा से शराब के लिए पैसे मांगता और मना करने पर उसके साथ मारपीट करता। लगातार हो रही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर पूजा पूरी तरह टूट चुकी थी। आखिरकार उसने ससुराल छोड़कर अपनी मायके सदना लौटने का निर्णय लिया। वहीं से वो